सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। संडे है 18 जनवरी 2026। ऑर्गेनन डे है और ऑर्गेनन में हमारा जो ग्रुप ऑफ एफोरिज्म चल रहा है वो चल रहा है आई थिंक 275 से लेकर के 283 वाला है जी। जी जी। और 275 से लेकर के 283 में बताया है नीमन साहब ने कंटेंट में पेज नंबर 29 पे डॉक्टर अभिषेक strength of the doses for homeopathic use, how it may be increased or diminished, danger of too large doses। तो इस क्रम में हम चल रहे थे। तो हमारा एफोरिज्म कौन सा है फिर आज? एफोरिज्म नंबर 284 283 तक तो ये है ही है। हाँ 279 हो गया था, 280 हम स्टार्ट करेंगे 280। ठीक है भाई। हेलो हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ चलो, कोई ना कोई थोड़ा प्रेजेंटेशन देते रहो। मेरी इसकी आवाज म्यूट हो जाती है फोन की कभी कभी। तो 280 एफओरियम चलेगा ना प्रशांत? प्रशांत नहीं सर, 279 279 हो गया था सर। 280 तक चलेगा। हाँ 280 280 281 283 283 ये चार रहे हैं इसके, इस ग्रुप के। तो 280 एफोरिज्म में कह रहे हैं हनीमैन साहब कि the dose of the medicine that continues serviceable without producing new troublesome symptoms is to be continued while gradually ascending, so long as the patient with general improvement begins to feel in a mild degree to return of one or several old original complaints। तो ये भाव कल भी था 50 मिलीसिमल पोटेंसी जब पढ़ रहे थे सब्जेक्ट कि कब तक हम देते जाएंगे डॉक्टर अभिषेक किसी डोज को। वही बिल्कुल 280 एफोरिज्म में भी आ गया कि डोज जो है मेडिसिन की कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू सर्विसेबल विदाउट प्रोड्यूसिंग न्यू ट्रबलसम सिम्टम इज टू बी कंटिन्यूड वाइल ग्रेजुअली असेंडिंग। जैसे जैसे ग्रेजुअली असेंडिंग करते हुए सक्सेशन करते हुए हम देते जाएंगे तो वो लगातार सर्विसेबल रहेगी बिना नई ट्रबलसम और सिम्टम दिए। so long as the patient with general improvement, जब तक उसका जनरल इंप्रूवमेंट आता जा रहा है, begin to feel in a mild degree to return of one or several old original complaints। और ये जब तक चालू रहेगी जब तक एक या सेवरल ओल्ड ओरिजिनल कंप्लेंट्स वो फील ना करने लगे। दिस अभी कह रहे हैं दिस इंडिकेट्स एन अप्रोचिंग क्योर through a gradual ascending of the moderate doses modified each time by succession। ये इस बात का इशारा है कि हम अप्रोच कर रहे हैं क्योर की तरफ बढ़ता जा रहा है कि ग्रेजुअल असेंडिंग ऑफ द मॉडरेट डोजेज के साथ जो मॉडिफाई हो रही है हर बार सक्सेशन के द्वारा। एफोरिज्म नंबर 247 में भी इसका भाव दिया है। It indicates that the vital principle no longer need to be affected by the similar medicinal disease in order to lose of the sensation of the natural disease। क्यों सक्शन करते हैं डॉक्टर अभिषेक? सक्शन इसलिए करते हैं कि जो एक बार जो आपने दे दी पावर और उसने काम कर लिया तो कह रहे it indicates the vital principle no longer need to be affected by the similar medicinal disease। सिमिलर पोटेंसी वाला जो मेडिसिनल डिजीज है उससे अब प्रभावित नहीं होगा, ना उसकी वहां आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि लूज द सेंसेशन ऑफ द नेचुरल डिजीज। जैसे जैसे नेचुरल डिजीज की सेंसेशन लूज होती जाएगी तो पर्टिकुलर जो लेवल है मेडिसिन का पोटेंसी का वो काम अब उसका हो गया है। अब नेक्स्ट काम जो बचा है सेंसेशन को निकालने का वो नेक्स्ट
अपग्रेड करके देना होगा लेवल उसका। पेज नंबर एफोरिज्म नंबर 148 में भी बताइए ये बात। फिर कह रहे हैं इट इंडिकेट्स दैट द लाइफ प्रिंसिपल नाउ फ्री फ्रॉम द नेचुरल डिजीज बिगिंस टू सफर ओनली समथिंग ऑफ द मेडिसिनल डिजीज हिदरटू नोन एज होम्योपैथिक एग्रावेशन। और जब ये सिम्टम्स आने लगे जो न्यू ओरिजिनल जैसे ही ओरिजिनल कंप्लेंट के जैसे न्यू आने लगे, तो इनका भाव ये भी है कि जो सेंसेशन थी नेचुरल डिजीज की वो तो चली गई, वो फ्री हो गया वाइटल प्रिंसिपल। अब अगर सेंसेशन बच रही हैं तो नेचुरल डिजीज के जैसे ही, तो अब वो केवल मेडिसिनल डिजीज है जिसको हम होम्योपैथिक एग्रावेशन कहेंगे, और वो मेडिसिनल डिजीज बिल्कुल सिमिलर सेंसेशन वाला होगा नेचुरल डिजीज के। तो ये बेसिकली होम्योपैथिक एग्रावेशन जो है ये नेचुरल डिजीज नहीं होता है। नेचुरल डिजीज तो चला गया, लेकिन जो मेडिसिन की डोज की वजह से थोड़ा सा वहां बना हुआ है, तो वो सिमिलर वो होम्योपैथिक एग्रावेशन है। और जब हम डोज देना बंद कर देते हैं तो वो भी चला जाता है, और पेशेंट जो है वो फ्री इन हेल्थी कंडीशन हो जाता है, अवेकिंग स्टेट में हेल्थ। जी 281 में कह रहे हैं एफोरिज्म में कि इन ऑर्डर टू बी कन्विंस्ड ऑफ दिस द पेशेंट इज लेफ्ट विदाउट एनी मेडिसिन फॉर 8, 10 और 15 days, मीनवाइल गिविंग हिम ओनली सम पाउडर्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इस बात से संतुष्ट होने के लिए कोई भी फिजिशियन या हम लोग पेशेंट को छोड़ देते हैं 8 दिन, 10 दिन या 15 दिन तक बिना मेडिसिन के। अब केवल उसको हम सम पाउडर ऑफ शुगर ऑफ मिल्क पे रखते हैं जब उसके और न्यू ओरिजिनल सिम्टम्स आने लगे, मतलब जो बिल्कुल सिमिलिमम हो, लेकिन जो वो क्योर की तरफ जाता है। जैसे बात हुई थी कि उसके जो लास्ट वाले कुछ सिम्टम्स बचने लगे, जैसे जब वो शुरू हुआ था तब के। If the few last complaints are due to the medicine simulating the former original disease symptoms, then these complaints will disappear in a few days or hours. भाव वही है, कह रहे हैं जो few last complaint जो बची थी अब ये जो मेडिसिन के की नकल ही थी एक तरह से, बिल्कुल मेडिसिन सिमुलेटिंग द फॉर्मर ओरिजिनल डिजीज सिम्टम, यानी कि मेडिसिन के ही वो सिम्टम जो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही हैं जो ओरिजिनल डिजीज के सिम्टम थे। ये कंप्लेंट्स अपने आप ही कुछ एक दिन में डिसअपियर हो जाती है, कुछ घंटों में ही। सिमुलेटिंग का मतलब है सीमिंग और नकल या इमिटेटिंग द कंडीशन ऑफ समथिंग। तो ये वो मेडिसिन के सिम्टम है जो बिल्कुल नकल थी ओरिजिनल डिजीज सिम्टम की, जो बचे हुए थे ये कुछ एक दिन में या कुछ एक घंटों में ही डिसअपियर हो जाते हैं। If during these days without medicine, while continuing good hygienic regulations, nothing more of the original disease is seen, he is probably cured. इन दिनों में यदि बिना मेडिसिन के भी अच्छी गुड हाइजीनिक रेगुलेशन के साथ रहते हुए कुछ भी ओरिजिनल डिजीज अब दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि पेशेंट संभवतः पर्सन क्योर हो चुका है। बट इफ इन द लेटर डेज ट्रेसेस ऑफ द फॉर्मर मॉर्बिड सिम्टम्स शुड शो themselves, they are remnants of the original disease, not wholly extinguished, which must be treated with renewed higher potencies of the remedy as directed before. अब यदि जब मेडिसिन नहीं दे रहे हैं 8, 10, 15 दिन के बीच में, यदि कोई ट्रेसेस ऑफ फॉर्मर मॉर्बिड सिम्टम बच रहा है, तो ये इस बात को भी शो करता है कि ये ओरिजिनल डिजीज का कुछ अवशेष बचा हुआ है अभी, और पूरी तरह से एक्सटिंग्विश नहीं हुआ है। तो फिर हम यहाँ इसको रिन्यूड हाई पोटेंसीज के साथ जो रेमेडी वहां डायरेक्टेड होगी या पहले डायरेक्टेड है जो काम कर रही है, मान लो
उससे फिर हम ट्रीट करेंगे। If a cure is to follow, the first small dose must likewise be again gradually raised higher, but less and more slowly in the patient where considerable irritability is evident than in those of less susceptibility, where the advance to higher doses may be more rapid. But less and more slowly, ये जो ग्रेजुअली रेज करेंगे पावर को हायर, तो इसको कह रहे हैं इसको लेस और मोर स्लोली करेंगे उन पेशेंट में जिन पेशेंट में कंसिडरेबल इरिटेबिलिटी है, यानी कि जो सेंसिटिव है। वो इस बात का सबूत है इज एविडेंट देन इन दोज ऑफ लेस ससेप्टेबिलिटी, जहां पर लेस ससेप्टेबल लोग हैं वहां पर हायर डोजेज को मोर रैपिड वे में करेंगे, लेकिन जो कंसिडरेबल इरिटेबल है वहां थोड़ा सा स्लोली करेंगे। There are patients whose impressionability compared to that of the unsusceptible ones is like the ratio as 1000:1। ऐसे पेशेंट जिनमें impressionability, there are patients whose impressionability compared to that of the unsusceptible ones, unsusceptible ones के कंपैरिजन में जो इम्प्रेशनेबिलिटी है अगर हम कंपेयर करें तो ये रेशो मिलेगी 1000:1। द पेशेंट आर देर आर पेशेंट्स हुज इम्प्रेशनेबिलिटी कंपेयर टू दैट ऑफ द अनससेप्टेबल वंस, यानी कि अनससेप्टेबल वन तो एक ही होगा, अदरवाइज ज्यादातर ससेप्टेबल ही मिलेंगे, यानी कि 1000 में एक ऐसा मिलेगा जो अनससेप्टेबल वन हो जिनमें मोर रैपिड और हायर डोज देने की जरूरत पड़े, अदरवाइज वो माइन्यूट डोज ही काम करेगी। ऐसा भाव आ रहा है इसमें। किसी का कोई पॉइंट है यहाँ भाई? नहीं सर, ठीक है, बढ़िया। 282 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि इट वुड बी सर्टेन साइन दैट द डोज वर altogether too large if during treatment, especially in chronic diseases, the first dose should bring forth a so-called homeopathic aggravation, that is a marked increase of the original morbid symptoms first discovered, and in the same way every repeated dose, however modified somewhat by shaking before its administration, more highly ब्रैकेट में करें that is more highly dynamized। कुछ अलग बात कह रहे हैं हैनीमैन साहब। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इट वुड बी सर्टेन साइन that the doses were altogether too large if during treatment, especially in chronic diseases, the first dose should bring forth a so-called homeopathic aggravation। अगर क्रोनिक डिजीज में पहली खुराक से ही होम्योपैथिक एग्रावेशन नजर आ गया, यानी कि टोटलिटी ऑफ डिजीज बढ़ती हुई नजर आ गई, सेम सिम्टम्स, तो इस बात का इशारा है कि डोज जो है वो टू लार्ज है यहाँ। दैट इज ए मार्क्ड इंक्रीज ऑफ द ओरिजिनल मॉर्बिड सिम्टम्स फर्स्ट डिस्कवर्ड, एंड इन द सेम वे एवरी रिपीटेड डोज, हाउएवर मॉडिफाइड समवॉट बाय शेकिंग बिफोर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भाव यहाँ यही है कि ये जो उसके ओरिजिनल मॉर्बिड सिम्टम्स हैं जो पहले डिस्कवर किए जा चुके थे वो वही बढ़ेंगे, यहाँ कोई नया नहीं आएगा। एंड इन द सेम वे एवरी रिपीटेड डोज, ब्रैकेट में कह रहे हैं 247 एफोरिज्म का रेफरेंस देके, हाउएवर मॉडिफाइड समवॉट बाय शेकिंग बिफोर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मोर हाईली डायनामाइज्ड। तो ओरिजिनल मॉर्बिड सिम्टम जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे यदि हम टू लार्ज डोज दे रहे, लेकिन यहाँ फिर बाद में वही कह दी कि सेम वे एवरी रिपीटेड डोज, हाउएवर मॉडिफाइड, डोज को मॉडिफाई करके ही देना है, बाय शेकिंग बिफोर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिनिस्ट्रेशन से पहले उसको शेक करते हुए। तो यहाँ फुटनोट 163 इस पे दे रखा 282 वाले एफोरिज्म पे 163 फुटनोट लेंगे, थोड़ा बड़ा भी है। 163 जी फुटनोट में कह रहे हैं कि द रूल टू कमेंस द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीजेज विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोजेज and only gradually to augment them is subject to a notably exception in the treatment of three great miasms while they still effloresce on the skin। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है डॉक्टर अभिषेक ये। दैट इज जी रिसेंटली इरप्टेड एज द अनटच्ड सेंकर ब्रैकेट में कह रहे हैं ऑन द सेक्सुअल ऑर्गन्स लेबिया माउथ और लिप्स एंड सो फोर्थ एंड द फिगवार्ड्स। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। मैं फिर से कह रहा हूं, हनीमैन साहब कह रहे हैं कि ये जो रूल है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के शुरू करने का क्रोनिक डिजीज में, अक्सर वो ये होता है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज देकर हम शुरू करते हैं, जी जी जिसको हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं अमाउंट वैल्यू और साइज और जी बिल्कुल पोटेंशियल। ये नियम है। कह रहे हैं ओनली ग्रेजुअली to the augment them is subject to a notably exception in the treatment of the three great miasm while they are still efflorescent on the skin। ये अपवाद हो जाएगा, इससे हमें वहां हटना पड़ेगा। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज दे करके उसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाओ, ये वहां पर लागू नहीं होगा जहां पर ये तीनों मियाजम स्किन के ऊपर एफ्लोरेसेक हो जाए, यानी कि बाहर निकल आए, फुल फ्लैश्ड हो जाए। अगर ये स्किन के ऊपर ग्रेट मियाजम बाहर निकल आए और ये खिलखिला के सामने आ गए बढ़ के एक तरह से, वहां ये रूल नहीं चलेगा। जैसे कि तीनों मियाजम की क्या स्थिति बता रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली इरप्टेड इच स्किन पे आ गई, अनटच्ड सेंकर अगर स्किन पे है, सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, लेबिया माउथ और लिप्स पे, और यदि फिगवार्ड्स है, उन केस में क्या बताएंगे? वो ये बता रहे हैं कि जब ये स्किन पे आ जाते हैं इनके वो एफ्लोरेसेक होकर के, एफ्लोरेसेक का मतलब है रीच एन ऑप्टिमम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जब एक ऑप्टिमम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट तक पहुंच जाता है, चाहे वो सोरा का ईच हो, चाहे वो सिफिलिस का शैंकर हो, चाहे वो साइकोसिस का फिगवार्ट हो, उन केस में कह रहे हैं दीज नॉट ओनली टॉलरेट बट इंडीड रिक्वायर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लार्ज डोजेज ऑफ देयर स्पेसिफिक रेमेडीज of ever higher and higher degrees of dynamization daily। ब्रैकेट में कह रहे हैं पॉसिबली आल्सो सेवरल टाइम्स डेली। इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी इसलिए है कि जब ये स्किन पे पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है मियाजम, तो वहां हेनीमैन साहब कह रहे हैं कि वहां पर ना केवल एक ये टॉलरेट किया जाएगा ऐसे करना, बल्कि बहुत आवश्यक हो जाएगा कि वहां शुरुआत से ही लार्जर डोज दी जाएं स्पेसिफिक रेमेडीज की, हायर एंड हायर डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन के साथ डेली दी जाए, और अगर जरूरत पड़े तो सेवरल टाइम्स डेली भी दी जाए। वहां सिंगल डोज दे करके काम ना चलेगा। जब रिसेंटली इरप्टेड इच होगी, जब शैंकर होगा या फिगवार्ट होगा। हेलो हाँ बस एक क्वेश्चन पूछना था मुझे यहाँ पे जी। जी। जैसे ये शैंकर फिग वॉल्ट और ये सिवियर एज के लिए बोल रहे हैं लार्ज डोज देना पड़ेगा, तो अभी ये तो मतलब एक पर्टिकुलर सिम्टम को, तो अभी हम लोग जैसे सोरा सिफिलिस साइकोसिस का जहाँ पे फुल फ्लैश्ड, इसको मतलब अब हम लोग ब्रॉडर एस्पेक्ट पे कैसे समझेंगे? क्योंकि बड़े सर ने तो सिर्फ फिग वॉल्ट इच और ये शैंकर तक ही मियाज़म को नहीं बताया था ना, मतलब मियाज़ का एलैबोरेटेड फॉर्म बताया था कि बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे मियाज़म को हमें देखना। तो क्या ऐसे कंडीशन में जहाँ पेशेंट में बहुत ज़्यादा सॉरिक सिम्पटम्स आ रहे हैं, साइकोटिक सिम्पटम्स आ रहा है, सिफिलिटिक सिम्पटम्स आ रहे हैं, वहाँ पे भी फिर हमें इस तरह से लार्ज डोज़ देनी पड़ेगी, नहीं रिपीटेड देनी, डोज़ देनी वहां पड़ेगी? नहीं देनी। अंतर साफ साफ है। जब ये स्किन पे आ चुके हों, हुँ।
अंतर साफ साफ ये है डॉक्टर प्रीति, जब ये स्किन के ऊपर ऑप्टिमम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच गए हो, स्किन के ऊपर, ना के इंटरनल सोरा, ना के इंटरनल सिफिलिटिक सिम्टम, ना के इंटरनल साइकोटिक सिम्टम को आधार हमें बनाना है। ओके। ये केवल उस केस में है जब ये स्किन के ऊपर ऑप्टिमम डेवलपमेंट वाली स्टेज में पहुंच जाए, तब देना है। अदरवाइज जो नॉर्मल प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है क्रोनिक डिजीज का, वो पहले वाला ही होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज से शुरू करके और उसको ग्रेजुअली ऑगमेंट करना है। लेकिन जी। उन केसेस में जब ये स्किन पे आ चुके हों, हम्म, जब ये स्किन पे आ चुके हों, बोला है रिसेंटली इरप्टेड इच के रूप में सोरा आ चुका हो, अनटच्ड, अनटच्ड का जरूर ध्यान रखना, अनटच्ड शंकर आ चुका हो या फिगवाट आ चुका हो, उन केसेस में हनीमैन साहब ने 163 फुटनोट में भी कहा और पेज नंबर 5 पे भी कहा, हम्म, पेज नंबर 5 पे भी कहा है, जब प्रीफेस में, ट्रांसलेटर प्रीफेस में उन्होंने कहा कि इस 6th एडिशन में हनीमैन साहब ने 5th एडिशन से हटके एक बात और कही, वो पेज नंबर 5 पे उन्होंने एडवाइस करी। 5th एडिशन तक वो क्रोनिक डिजीज को ट्रीटमेंट कर रहे थे पुराने तरीके से ही, जब वो स्किन पे आ चुके थे, लेकिन 6th एडिशन में उन्होंने ये सलाह दे दी कि यदि फिगवाट या इच या शंकर का केस है तो उसमें वहां शुरुआत से ही डोज दे करके चलेंगे। दो जगह इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनल में, ये फुटनोट नंबर 163 में और पेज नंबर 5 पे। लास्ट डोज मतलब वही ज्यादा मटेरियल डोज लास्ट डोज का और बोला था रिपीटेड, रिपीटेड। हाँ, ओके। लास्ट डोज का मतलब 5 ml की जगह 15 ml और 1 डे की जगह थ्राइस ए डे, ट्वाइस ए डे या मोर देन थ्राइस ए डे भी। और कह रहे हैं ना, मैं फिर से पढ़ता हूं, कह रहे हैं दीज नॉट ओनली टॉलरेट बट इंडीड रिक्वायर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लार्ज डोजेज ऑफ देयर स्पेसिफिक रेमेडीज ऑफ एवर हायर एंड हायर डिग्री। डॉक्टर प्रीति जी, जी जी डिग्रीज ऑफ जी। डायनेमाइजेशन डेली, ब्रैकेट में कह रहे हैं पॉसिबली आल्सो सेवरल टाइम्स डेली। आगे कह रहे हैं हनीमैन साहब के इफ दिस कोर्स बी परस्यूड there is no danger to be feared as is the case in the treatment of diseases hidden within, that the excessive dose while it extinguishes the disease initiates and by continued usage possibly produces a chronic medicinal disease। एक और बड़ी अच्छी यहाँ इंफॉर्मेशन दे दी कि ये अगर आप इस तरह का कोर्स परस्यू करते हो, इन केसेस में लार्ज डोज दे करके शुरुआत से ही चलते हो, तो ऐसा कोई खतरा नहीं है जैसा कि खतरा वहां बनता है जब हिडन विद इन डिजीज के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वहां हम ऐसा करते हैं लार्ज डोज को शुरुआत से ही देने से, जो अभी आप कह भी रहे थे, तो अगर इंटीरियर डिजीज में कहूंगा, हिडन विद इन डिजीज में यदि हम एक्सेसिव डोज देंगे तो वहां होगा क्या कि डिजीज तो चला जाएगा तुरंत, लेकिन अब जो है, जो मेडिसिनल डिजीज है, क्रोनिक मेडिसिनल डिजीज पैदा हो जाएगा लार्ज डोज वहां रिपीट करी तो। उस केस में जो हिडन विद इन डिजीज है, जहां पर स्किन पे डेवलपमेंट नहीं है एनिमियाज्म का, उन केसेस में, या इंटरनल क्रोनिक डिजीज कह सकते हो आप समझने के लिए, कह रहे हैं ड्यूरिंग एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस ऑफ दीज थ्री मियाजम्स दिस इज नॉट द केस। ऐसा उन केसेस में नहीं है जहां एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस हो रखा है इन तीनों मियाजम का। For from the daily progress of their treatment it can be observed and judged to what degree the large dose withdraws the sensation of the disease from the vital principle day by day। जहां पर ये मियाजम स्किन पे आ चुके होंगे, वहां जब आप देते जा रहे हो दवाई, डोज देते जा रहे हो, तो वहां ऑब्जर्व करते रहना है हमें कि किस डिग्री में सेंसेशन ऑफ द डिजीज ऑन द वाइटल प्रिंसिपल विड्रॉ हो रही है डे बाय डे। कैसे? और ये जब ऐसे पता चलेगा कि डे बाय डे ये इसका साइज वो ईचिंग का या शंकर का या फिगवार्ट्स का घटता जाएगा।
For none of these three can be cured without giving the physician the conviction through their disappearance that there is no longer any further need of these medicines. और इन केसेस में एक बात और बता दी कि आप तभी समझना कि क्योर हो गया जब तक आपको दवाई देते 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 स्किन से वो बिल्कुल साफ ही ना हो जाए, तब तक आप ये मत समझना कि ये क्योर हो गया है। बल्कि ये भी कहा है कि मेडिसिन को तब तक देते रहना है जब तक वो स्किन से डिसअपियर ना हो जाए पूरी तरह से। तो तब तक आप उसको आप कन्विक्शन में मत आना कि वो जब तक वो डिसअपियर ना हो जाए। बिल्कुल अलग हटके इंफॉर्मेशन है, बारीक इंफॉर्मेशन है, समझदारी के साथ बढ़ेंगे। हालांकि ऐसे केस बहुत कम आते हैं, इंटरनल क्रोनिक डिजीज ज्यादा आते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन है तो है हटके। आगे कह रहे हैं हनीमैन साहब के सिंस डिजीजेज इन जनरल आर बट डायनेमिक अटैक्स अपॉन द लाइफ प्रिंसिपल एंड नथिंग मटेरियल, दैट इज डैश लगा रहे हैं नो मटेरियल पिकेंस, फिर डैश लगा रहे हैं एज देयर बेसिस ब्रैकेट में कह रहे हैं एज द ओल्ड स्कूल इन इट्स डेल्यूजन हैज फैबुलेटेड फॉर 1,000 years and treated the sick accordingly to their ruin, फिर ब्रैकेट से बाहर करें देयर इज आल्सो इन द केस नथिंग मटेरियल टू टेक अवे, नथिंग टू स्मीयर अवे, टू बर्न और टाई और कट अवे without making the patient endlessly sicker and more incurable than he was before local treatment of these three miasms was instituted. हैनीमैन साहब उन केस की बता रहे हैं जब ये स्किन पे आ रहे हैं डेवलप होकर के, उन केसेस में भी कह रहे हैं कि since diseases in general are but dynamic attacks upon the life principle and nothing material, अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं चूंकि डिजीज जो है वो डायनेमिक अटैक है वाइटल प्रिंसिपल के ऊपर और कुछ भी मटेरियल जैसी चीज नहीं है डिजीज, यानी कि कोई मटेरियल पिकेंस नहीं है, ये जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि उनका आधार मटेरियल पिकेंस नहीं है, जबकि ओल्ड स्कूल वालों ने डेल्यूजन के साथ ये फैबुलेट करके रखा हुआ है हजारों साल से कि भाई हर बीमारी के पीछे कोई मटेरियल पिकेंस है, ऐसा कुछ है नहीं। और उनका ये मानना है कि भाई ये इसके पीछे मटेरियल पिकेंस है, उसे दूर करो, जबकि ऐसा कुछ यहाँ दूर करने लायक मटेरियल चीज नहीं है, कुछ भी स्मेयर अवे करने वाली चीज नहीं होती। इन केसेस में भी कुछ भी ऐसा नहीं होता जो बर्नआउट करें, कट अवे करें। इन थ्री क्रोनिक मियाज्म के लिए जो उन्होंने एक लोकल ट्रीटमेंट पहले से स्थापित किया हुआ था कि सैंकर को जला दो, फिगवाट को काट दो, ईचिंग पे लोशन लगा दो, इसमें न तो कह रहे ऐसा मटेरियल पिकेंस इन केस में भी कुछ नहीं है जिसको आप दूर से दूर बाहर करो। These the dynamic inimical principle exerting its influence upon the vital energy is the essence of these external sign of the inner malignant miasm that can be extinguished solely by the action of a homeopathic medicine upon the vital principle, which affect it in a similar but stronger manner and thus extracts the sensation of internal and external spirit like any conceptual disease enemy in such a way that it no longer exists for the life principle, ब्रैकेट में फिर कह रहे हैं फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड दस रिलीजेज द पेशेंट ऑफ हिज इलनेस एंड ही इज क्योर्ड। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि कुछ भी इन केसेस में भी मटेरियल पिकेंस नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि ये जो इनर मैलिग्नेंट मियाज्म है ये भी एक्सटिंग्विश हो जाते हैं एकमात्र एक्शन ऑफ ए होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा ही, जो कि वाइटल प्रिंसिपल पे अफेक्ट करेगी सिमिलर बट स्ट्रोंगर मैनर में, और इस तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाती है सेंसेशन इनकी भी, फिगवार्ट की, शैंकर की और एक्सटर्नल ईच की भी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पिरिट लाइक डिजीज एनीमी इनका चला जाएगा और अब एग्जिस्ट नहीं करेगा लाइफ प्रिंसिपल पर भी, और इस तरह से रिलीज हो जाएगा पेशेंट अपनी इलनेस से और वो क्योर हो जाता उन केसेस में भी जिन केसेस में ये तीनों मियाज्म डेवलप होकर के स्किन पे आ जाते हैं।
वहां भी इंटरनली दे करके क्योर हो जाता है। आगे कह रहे लास्ट पैराग्राफ इस फुटनोट का कि एक्सपीरियंस हाउएवर टीचेस दैट द इच प्लस इट्स एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस as well as the shankar together with the inner venereal miasm can and must be cured only by means of specific medicines taken internally। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है ये भी डॉक्टर प्रीति जी लास्ट में कह रहे हैं हनीमैन जी साहब के अनुभवों से ये पता चलता है कि जो इच है यानी कि सोरा और उसका मैनिफेस्टेशन और साथ में सिफिलिस को कह रहे हैं शंकर और उसका मैनिफेस्टेशन यानी कि उसका इनर विनेरियल मियाजम, ये दो चीज को तो हमें क्योर करना ही होगा इंटरनली। किसको? सोरा और उसके मैनिफेस्टेशन को, सिफिलिस और उसके मैनिफेस्टेशन को। बट द फिगवार्ड्स if they have existed for some times without a treatment have need for their perfect cure the external application of their specific medicine as well as their internal use of the use at the same time। फिगवार्ड के केस में, साइकोसिस को के केस में हनीमैन साहब ने यहाँ फिर से हल्का सा हमें एक वो दे दिया है मार्जिन। कह रहे हैं कि शंकर और उससे रिलेटेड सिफिलिस मियाजम और सोरा और उससे रिलेटेड इच को तो हमें इंटरनली ही क्योर करना पड़ेगा, इंटरनली दे करके मेडिसिन को। परंतु ऐसा अगर कोई फिगवार्ड का केस है जिसको कुछ समय से कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, यानी कि उसको काटा या जलाया नहीं गया है फिगवार्ड को, तो वहां पर उसको परफेक्टली क्योर करने के लिए आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर सकते हो उसी मेडिसिन का जो आप इंटरनली यूज कर रहे हो। साथ के साथ ही इस केस में, केवल फिगवार्ड के केस में, वहां भी कह दिया कि जो कुछ समय से जिसका ट्रीटमेंट नहीं करा गया। तो यहां फिर से एक कई बार डिस्कशन में बात आती है कि यहाँ हनीमैन साहब ने एक्सटर्नल एप्लीकेशन केवल फिगवार्ड के केसेस में कहा है, उसी दवाई को जो उसको इंटरनली सेलेक्ट करके आई है। हेलो जी बॉस, लेकिन वो भी ये कह रहा है कि वो अनटच्ड हो तब, यस ये यस यस, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ उठा ली। वो भी तब जब उसको कुछ समय से टच ना करा गया हो। डॉक्टर दीपशिका है लाइन पे। हाँ जी बॉस। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो 196 और 197 में हम पढ़ते चले आ रहे थे कि भाई नहीं देना है, देना है, नहीं देना है, तो एक बात तो ये निकली थी कि भाई एक्सटर्नल एप्लीकेशन से तो बचने की ही कोशिश रहे ताकि हम भ्रम में ना पड़े, कंफ्यूज ना हो, एक बात। लेकिन लास्ट में आते आते हनीमैन साहब ने कह दिया डॉक्टर दीपशिका कि सोरा और उसका मैनिफेस्टेशन, सिफिलिस और उसका मैनिफेस्टेशन केवल और केवल इंटरनली ही ट्रीट करना होगा, मेडिसिन को देकर के इंटरनली। बिल्कुल बॉस, क्योंकि लेकिन आजकल फिगवार्ड के केस में जो फिगवार्ड कुछ समय से नहीं छुआ गया हो, नहीं ट्रीटमेंट किया गया, उस केस में केवल और केवल आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं उस स्पेसिफिक मेडिसिन का जो आप इंटरनली यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि लगवाओ थूजा, खिलाओ मीडो। अगर थूजा इंडिकेटेड आ रही है, निकल के आ रही है, तो थूजा को खिलाओ भी और थूजा को अप्लाई भी करा दो। या जो भी और आ रही है, मीडो आ रही है, XYZ कोई भी आ रही है, फिगवार्ड के केस में थोड़ा सा जगह दिए। दीपिका आप कुछ कह रहे थे? हाँ बॉस, ये कह रहे थे कि आज के सिनेरियो में ऐसा कोई केस आता ही नहीं है जो अनटच्ड हो। है क्या बात है, इसमें यही कह रही थी प्रीति। तो भैया फिर बचो, फिर एप्लीकेशन से फिर बचो, क्योंकि फ्रेश केस आ नहीं रहा। डॉक्टर दीपशिका जी 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 बिल्कुल। तो ये था आपका 163, बहुत ही अच्छा फुटनोट है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट की बात कह दी थी उन्होंने। 283 है बेटा। सर मैं एक चीज ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है, तो जो मेडिसिन जैसे मान लीजिए हमने मीडो दिया, तो मीडो डाइल्यूशन ही एप्लीकेशन के लिए देंगे कि मदर 100% टिंचर होगा? 100% यही जो आप कह रहे हैं वही डायनेमाइजेशन लेवल लगाना है, ना के मदर टिंचर। अच्छा हाँ सर मैं एक चीज ये पूछना चाहती हूँ केस के उससे, जैसे कोई केस ही है, मतलब
सिंपल जैसे एक केस आया, एक बच्चे के सिर में एक फंगस पूरे सिर में है। तो जैसे मेडिसिन दी गई तो फंगस काफी कुछ 80% चला गया है, पर मौसम चेंज होने से वापस आ जाता है। और फंगस तो फिर भी मतलब एक लेवल तक ठीक हो चुका है, लेकिन उसकी बॉडी में कहीं भी इचिंग होती रहती है, काफी ज्यादा कभी कम। तो बॉस क्या करना चाहिए, मतलब इसमें क्या है, मतलब मेडिसिन हायर पोटेंसी और रिपीट रिपीट में जाना चाहिए अगर वो वापस कि? लौट के आ रहा है हम्म। तो वहाँ दो ही कंडीशन हो सकती हैं कि या तो आपकी मेडिसिन कम पड़ रही है या फिर वो पार्शियली सिमिलीमम है। ठीक है जी। अगर हम्म। वो वापस आ रही है प्रॉब्लम तो दो ही कंडीशन बनती हैं। और इस केस में जो केस स्टडी आपने करी है उसको फिर से अच्छे से स्टडी करो और कोशिश करो कि इसकी कोई दूसरी दवाई तो नहीं है उसे ढूंढने की। और आपको बार बार अगर यही लग रहा है कि यही मेडिसिन आ रही है फिर भी, तो फिर इसकी पोटेंसी हायर कर दो। ठीक है, एक चीज। दूसरा, उसके कोई साथ में कोई डाइट एंड रेजिमेन में गड़बड़ तो नहीं कर ले रहा, वो भी। लेकिन बात सीधी सी आ गई थी आपके माध्यम से कि अगर वो रिपीट होके आ रहा है तो इसका मतलब हम्म। वहां मेडिसिन हो सकता है दूसरी हो, डॉक्टर नीलम। ठीक है। अ, सर ये तो केस की बात हुई ना सर, मैं एक्चुअली ये पूछ रही हूँ कि जो उसकी पूरी बॉडी में इचिंग आ गई है ना, हाँ, तो पहले ठीक है भी। नहीं नहीं थी, उस और केस के बाद आई। ईचिंग कैसी है? ईचिंग में इरप्शंस आ रहे हैं या ड्राई ईचिंग है? नहीं, ड्राई इचिंग है, बस खुजली करना खबर, और ये कोई जगह भी फिक्स नहीं है, कहीं भी आ जाती है और कभी भी आ जाती है। हाँ, तो देखो उसको भी फिर हम दो जगह देखेंगे कि ड्राई ईचिंग अगर सोरिक मैनिफेस्टेशन के रूप में आ रही है तो अलग है। और यदि अंदर मान लो जैसे अर्टिकेरिया की साइड में बढ़ती है कई चीजें, अगर हम्म। ब्लड की तरफ जा रही है तो फिर हमें दूसरे नजरिए से देखना है। और यदि कोई ऐसी लग रही है हमें कि अपना हमें देखना होगा कि सॉरिक मैनिफेस्टेशन है और उधर उसका सिर का वो कम हो रहा है, तो ये डायरेक्शन सही भी हो सकती है, बिल्कुल। सर सिर का तो कम हुआ, पर बॉडी में पूरी स्किन जो इचिंग आई एक बार की, हम भी काफी दिन तक वेट करते रहे कि ये सोरी की इचिंग है, मतलब केस सही जा रहा है, पर वो इचिंग जाने का नाम ही नहीं ली। तो अगर फिर अगर सिर का कम हो रहा है ना डॉक्टर नीलम, हाँ। सिर का कम हो रहा है और बॉडी में ईचिंग आ रही है, तो वहां एक बार आप उसको हायर डायनेमाइजेशन में जाओ उसी मेडिसिन की। जी। ठीक है, और साथ में देखो कोई और डीप डीप सिम्टम ना आ जाए, बस उसका जरूर ध्यान रखना। नहीं तो अभी आप उसको, अगर सिर का ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस का केस है और ये केस बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और अच्छे लेवल के माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये जा रहा है, और बल्कि मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप इसमें ना 50 मिलीसीमल दो उसी मेडिसिन की। हम्म। उस मेडिसिन की 50 हम्म। मिलीसीमल दीजिए जो आपकी मेडिसिन से सिबोरिक, ये आपका जो सिर का जो फंगस जिसको कह रहे हो ये कम हुआ है। एक केस हाँ। प्रशांत के पास था। एक दूसरा बेटा है ललित, जब ये क्लिनिक पे बैठते थे डॉक्टर दीपशिखा, तो जी ललित का बॉस। केस है शायद वो। हाँ हाँ। बड़ा भाई है प्रशांत का, वो अभी पीजी कर जी रहा जी है। जानते हैं। तो हाँ उसने जी जानते बताया हैं। कि केस था उसमें ऐसे ही, वो मूव नहीं कर रहा था एक जगह, एक बार एक जगह आने से के बाद। तो हम्म। उसके बाद उसने 50 मिलीसीमल दी तो बड़ा फैंटास्टिकली वो क्योर हो गया। प्रशांत अगर है तो केस का आइडिया बताओ। प्रशांत, क्या था केस वो? प्रशांत सुन रहे हो? फोन करके सो गए प्रशांत? मुझे लग रहा है नहीं। नहीं हाँ, है तो। प्रशांत है नहीं। चल मैं फिर बता दूं कि इन्होंने मुझे जी बताया था कि वो केस था वो बार बार लौट के आ रहा था डॉक्टर अभिषेक। हाँ। लेकिन हम्म। मेडिसिन वही आ रही थी, तो 50 मिलीसीमल दी तो उसके बाद स्किन का कलर तक ठीक हो गया था उस समय, बिल्कुल। बस यही, हाँ यही नीलम से अभी हम कहने जा रहे थे कि जहां जहां का नीलम आप देखना ना, जहां जहां का गया है वहां का हम्म। स्किन का कलर नॉर्मल हो गया है या वहां पे भी कुछ जैसे डिस्कलरेशन ज्यादा बचा हुआ है, ऐसा कुछ है। अगर नॉर्मल है, हो गया है, तो इसका मतलब मेडिसिन सही है, बिल्कुल कोई सप्रेशन नहीं है। तो तुम हायर पोटेंसी में, और जैसे बॉस बोल रहे ना 50 मिलीस्मल ट्राई करो, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ही अच्छा रहेगा। हाँ, और देखो दीपशिखा, यह केस कुछ ऐसा है इनका कि वो सिर का तो कम हो रहा है,
हाँ 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 कम हो रहा है लेकिन शरीर में ईचिंग आ रही है, तो एक तरफ अगर वो कम हो रहा है और शरीर में ईचिंग आ रही है तो ये वो डायरेक्शन ऑफ क्योर तो इसका ठीक लग रहा है बिल्कुल। सही है, हाँ वो भी सही तो लग रहा ये है। जो सिर की स्पेशली मैं बताऊं ना, सीबोरिक डर्मेटाइटिस टाइप के हैं जो स्कैल्प पे जो इरप्शन है, ये बहुत ही ज्यादा हम्म सीरियस लेने वाले होते हैं। हम्म और अगर ये सर बार बार बॉडी की तरफ ईचिंग जा रही है तो ये डायरेक्शन सही है इसकी। सर एक्चुअली ये केस मेरा नहीं है, मतलब मेरे बेटे का ट्रीटमेंट एक सर कर रहे हैं और बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल। हाँ और मतलब जैसे मेरा बच्चा ही है तो उसके सिर का तो मतलब काफी कुछ ठीक है, मतलब लेकिन फिर जैसे वो कुछ दिन एकदम 4-2-3 महीना ठीक रहेगा, फिर उसका पैच आ जाएगा और फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो लेकिन उसकी जो बॉडी में इचिंग वापस आई। सर मैंने साल भर लगभग वेट किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। अच्छा, उसकी तो और फैकल्टीज सही है ना? और सब सही है, बस उसके सिर में वो मतलब मैंने देखा जैसे 80% ठीक हो, एक पैच जो वापस आया उसकी सिर्फ जगह बदल गई और बेचारे को हर जगह ईचिंग होती रहती है, कभी भी हो जाती है, इतना परेशान है वो कि हाँ, मतलब देखो हम। आप उनसे ना रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपने हम्बल रिक्वेस्ट करो सीनियर से जो भी डॉक्टर है कि सर आप इसमें 50 मिलीसीमल की तरफ अगर एक बार दे के देखें। आप उनसे अपना वो रख सकते हो। ये अगर वो जरूरत समझेंगे तो वो इस बात को जरूर समझेंगे। ठीक है, लेकिन और बात ये हो रही है कि केस तो देखो ये सही की तरफ ही लग रहा है, क्योंकि अगर पैच आ रहा है, पैच भले ही कम हो गया है या सिर का काफी कम हो गया है, शरीर में ईचिंग आ रही है, तो कई बार अटकते हैं केस ऐसे, काफी काफी लंबे समय तक अटकते हैं, तो लेकिन उनको वहां से निकलने के लिए हमें 50 मिलीसीमल का सहारा लेना चाहिए। मेडिसिन हमें सही लग रही है। अगर दूसरी बस फैकल्टी सही है तो मैं बार बार दूसरी हाँ फैकल्टीज को कह रहा हूँ कि अगर सिर का इरप्शन जाने के बाद बच्चा डल हो रहा है, बच्चे को कोई और चीजें आ रही हैं, वो बिल्कुल इसको फाइनली हमें ऑब्जर्व करना है इस केस को। सर वो डल नहीं है, लेकिन मतलब मैं ये चीज फील करती हूँ अभी जैसे उसको दोबारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो अब मुझे वो नेक में कभी दर्द बताता है, कभी कमर में दर्द बताता है, इस टाइप से। मतलब तो एक बार दिमाग में आया था कि सब कुछ रोक के उसको, जैसे एब्रोटाइनम हम लोगों ने पढ़ी थी ना कि एक से दूसरे में जाना, तो नहीं, मेटास्टैटिस आप टाइप की मत चीज। करिए, आप अपने आप से नहीं मत सर मैंने करिए। नहीं किया है। मैं बिल्कुल, मैं बेटे का केस है ना, मैं इसलिए मैं करती नहीं हूँ, दूसरों से ही करवाती हूँ, मैं हाँ, नहीं नहीं करती हूँ। बेसिकली इसमें ना आप उन सर से डिस्कशन में रहिए जिनका अभी चल रहा है, और आप थोड़ा सा अपने विचार वहां दे सकते हो जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो, और फिर सर उस नॉलेज को अपने अकॉर्डिंगली उस केस के हिसाब से अप्लाई करेंगे। उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई उन्हें विश्वास खो रहे हैं, जो भी अपने विचार रख सकते हो। और अगर कोई अच्छा इंसान है, चाहे मैं भी हूँ चाहे हमारे सीनियर हैं, अगर किसी की बात हमारे तक पहुंच रही है तो हमें उसको ध्यान देना जरूरी होता है ना? तो हाँ ठीक है सर। आप इसको, मतलब अभी हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए। हाँ, वेट एंड वॉच करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी डॉक्टर साहब हैं उनको कहो कि सर एक बार 50 मिलीसीमल को दे के देखो उसी मेडिसिन हम्म की, तो मुझे लग रहा है उससे निकल जाएगा केस बहुत अच्छा। सर थोड़ा सा वहाँ पे जो ये भी देख सकते हैं ना कि वो ट्रीटमेंट कैसा कर रहे हैं, थोड़ा वो डॉक्टर जो है वो कौन से हैं और ट्रीटमेंट कैसा कर रहे हैं, हाँ, मैं वही बता थोड़ा रहा ये हूँ भी ना, ये जानना डॉक्टर होगा। साहब के ऊपर बिल्कुल, निर्भर करेगा, डॉक्टर ऐसा अभिषेक। तो नहीं कि मतलब वो कहीं मतलब पॉली फार्मेसी भी कर रहे हों। वो तो हाँ, डिपेंड नहीं नहीं, अगर करता है। सिंगल दी जाती, एक ही डोज ठीक है, आती है, तब तो अच्छी महीने बात में है। एक ही डोज आती है। कि इतना हम्म, लंबा नहीं पहले जाना चाहिए जितना लंबा केस जा रहा है इनका। हाँ, हाँ 3 मतलब बहुत टाइम हो गया है वही तो और वही उस तो बाई बर्थ है, उसको हमेशा से कोई ना कोई ट्रीटमेंट चलता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं कब वो मतलब जो है वो केस को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये हाँ, भी हो मैं बताया सकता ना, या तो पार्शियल है। है। भाई बिल्कुल पार्शियल सिलेक्शन ये हो तो रहा है यहाँ पे। डॉक्टर अभिषेक वो फिजिशियन ही तय करेंगे ना। हम तो बिल्कुल सर अपना बिल्कुल। एक प्लस दे सकते हैं उनको कि अगर हाँ हाँ। अगर वो वापस आ रहा है तो कहीं पार्शियल तो नहीं है, ये तो वो जी जानेंगे। जी। और बिल्कुल हमें बिल्कुल। पार्शियल इसलिए थोड़ा सा कम लग रही है अभी, जी। क्योंकि जनरल ईच आ गई है बॉडी में। अब हाँ हाँ। अगर जनरल ईच अगर वो डीप लेवल की नहीं है, मान लो, सर ईच डीप लेवल की है तभी तो कोई परेशान होगा ना इतना। हाँ, तो उस केस को वो एसेस कर लेंगे बेटा। हम फिर आपसे कहें कि आप एक चूंकि सर जो दूसरे जो केस में ईच का लिमिटेड लिमिटेड स्टेटमेंट होते हैं सबके पास। ठीक है सर, ठीक जी जी। हाँ, ठीक तो आप ठीक।
मेरे को एक बात बोलनी, ऐसे केसेस में जो सेबोरोइड डर्मेटाइटिस वगैरह के केसेस में जब बच्चा बाय बर्थ या थोड़े दिनों बाद ही आफ्टर बर्थ प्रॉब्लम अब केस बार बार रिलैप्स कर रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या हमको दोबारा मदर की भी हिस्ट्री लेनी चाहिए क्या? बिल्कुल लेनी कि है, मदर, मदर की लेनी चाहिए। हाँ, कि मदर को क्या है, क्योंकि रिलैप्स हो रहा है बार बार, तो कुछ ऐसा हो सकता है मदर की सेंसिटिविटी नहीं ट्रेस आउट हाँ हुई हो, नहीं, बात ये भी रिलैप्स हमको। तक ही नहीं है, बात रिलैप्स तक ही नहीं लेंगे, केवल अगर बच्चे में कोई दिक्कत आ रही है तो मदर की हिस्ट्री तो बनती है। और वो बाई बर्थ है तो लेनी ही लेनी है। हाँ ठीक है, तो मदर का वो देखना है पीछे का, हमें मेडिसिन को सेलेक्ट करने में ही देखना है प्रीति जी, ना कि रिलैप्स कर रहा है इसलिए। हम्म, ठीक है, तो ये है। और तो यहाँ 83 में पढ़ देता हूँ, वैसे तो लास्ट छोटा सा है, ये ग्रुप हो जाएगा, बस टाइम तो हो ही रहा है पूरा, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ दीपशिका, इसमें वो भी नहीं है फुटनोट भी कोई। हाँ जी बस। 283 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू वर्क होली अकॉर्डिंग टू नेचर द ट्रू हीलिंग आर्टिस्ट विल प्रेस्क्राइब द एक्यूरेटली चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन मोस्ट सुटेबल इन ऑल respects in so small a dose on account of this alone। अगर पूरा होली वर्क होली यानी कि इन ऑर्डर टू वर्क होली यानी कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म पे काम करने के तहत, या एज ए होल, पार्शियल ना करके एज ए होल अगर काम करना चाहता है अकॉर्डिंग टू नेचर, जो सही मायनों में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है क्योर, क्रॉनिक केस के क्योर करने का, कह रहे हैं एक ट्रू हीलिंग आर्टिस्ट जो है वो प्रेस्क्राइब करेगा एक्यूरेटली चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन को मोस्ट सुटेबली इन ऑल रेस्पेक्ट्स, फिजिकल, जनरल, मेंटल, सब कुछ कवर करते हुए सभी रेस्पेक्ट में मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन चूज करके उसको देगा, और इन सो स्मॉल ए डोज ऑन अकाउंट ऑफ दिस अलोन, और उसकी भी सो स्मॉल डोज देगा। ये सही अप्रोच है। For should he be misled by human weakness to employ an unsuitable medicine, the disadvantage of its wrong relation to the disease would be so small that the patient could, through his own vital powers and by means of early apposition of the correctly chosen remedy according to symptom similarity, rapidly extinguish and repair it। ब्रैकेट में कह रहे थे एंड दिस आल्सो इन द स्मॉलेस्ट डोज। बहुत अच्छा भाव 283 में कहा कि अगर एक अच्छा आर्टिस्ट है वो सभी रेस्पेक्ट को लेकर के एक सुटेबल मेडिसिन को चूंकि स्मॉल अमाउंट में देता है, ठीक है, तो वो काम कर जाती है। और यदि वो ह्यूमन वीकनेस की वजह से, जो हमें एज ए ह्यूमन हम त्रुटि कर देते हैं, ह्यूमन वीकनेस की तरफ से, हमारी तरफ से, पेशेंट की तरफ से, अगर एक अनसुटेबल मेडिसिन भी यूज हो गई हमसे, पार्शियल सेलेक्टेड हो गई, तो इस रॉन्ग रिलेशन का डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा नहीं आने का, और बल्कि आने का ही नहीं एक बार को, क्योंकि उसकी जो अपनी वाइटल पावर है वो इस छोटे मोटे त्रुटि को अपने आप ही अपोज कर देगी। ठीक है जी। और अगर वो अपोज नहीं भी कर रही है तो जो हम दूसरी सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर जो एक्यूरेट रेमेडी फिर से सेलेक्ट करेंगे वो बड़ी तेजी से एक्सटिंग्विश कर देगी पहली वाले के प्रभाव को भी और रिपेयर कर लेगी। अगर सो स्मॉल डोज दी गई और एक्यूरेटली चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई, तो बेसिकली खतरा है ही नहीं। एक अच्छा जो सिंसियर प्रिस्क्राइबर है वो हमेशा प्रभु उसकी वो करते हैं मदद, किस रूप में कि अगर पहली बात तो अगर उसकी मेडिसिन करेक्ट होगी तो एकदम मार्वेलस रिजल्ट आएगा दीपशिका। और यदि पार्शियल सिलेक्शन में भी रहा एज ए ह्यूमन वीकनेस, बड़ी अच्छा शब्द दिया, हमारी मानव त्रुटियों के कारण, तो फिर वो स्मॉलर डोज देने के नाते वो ऐसा कोई बड़ा हर्डल पैदा नहीं करेगी। पहली बात तो वाइटल फोर्स खुद ही उसे अपनी पावर से अपोज कर लेगा छोटा मोटा, और अगर मान लो अपोज नहीं भी कर पाया, नया सिम्टम भी आ गया, तो जो आप नई मेडिसिन दोगे मोर सेलेक्टेड, तो उस त्रुटि को
जल्दी ही एक्सटिंग्विश कर देगी और रिपेयर कर लेगी उस त्रुटि को, जी बिल्कुल। कवर करते हुए फिर से ऑन द ट्रैक ऑफ क्योर ले जाएगी पेशेंट। लेकिन जी ये होगा तभी जब स्मॉलेस्ट डोज देंगे हम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। स्पेशली सर जो है ना, जो 50 मिलीसीमेल में क्या होती है ना, जो दवा है ये बहुत ही सॉफ्ट कह सकते हैं कि बहुत सॉफ्ट तरीके से काम करती है। जी सर। जो हनीमैन साहब का जो जेंटल का जो भाव है ना, जेंटलनेस का जो भाव है कि जो रैपिड जेंटल, तो यहाँ पे जेंटल वर्ड बहुत सटीक बैठता है यहाँ पे। हाँ, रैपिड, जो मेडिसिन जेंटल एंड देने परमानेंट। जेंटल, जी जी, जो दवा जो हम दे रहे हैं ना बहुत जेंटली तरीके से देते हैं, और जो 50 मिलीसीमेल की दवा होती है जेंटल तरीके से काम करती है। बिल्कुल, ये भाव थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे निकलता है। इसलिए 50 मिलीसीमल जो है और साहब बहुत ही अद्भुत है। और अगर पार्शियल सिलेक्शन हुआ है ना, तो चूंकि दवा का जो इसका जो प्रभाव रहता है ना इतना जेंटल होता है कि वो फिर ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं करती है अगर पार्शियल भी हुआ तो। जी बिल्कुल हाँ, सर, ये चीज थोड़ा बिल्कुल जी बिल्कुल यही है। और बड़ी अच्छी बात आपने याद दिला दी। हम तो कभी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हनीमैन सर ने सेकंड एफोरिज्म सबसे पहले लिखा, जी जी लेकिन उसको पूरा उतारा अपने लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में। लिख तो दिया था सेकंड ही कि द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable and most harmless way on easily comprehensible principles। डॉक्टर धीरेन्द्र सर या डॉक्टर धीरेन्द्र सर बोल रहे थे ना, या डॉक्टर अभिषेक? जी, डॉक्टर अभिषेक बोल रहे थे। अभिषेक जी जी तो भाई साहब जी सर। इसको साकार करते करते पूरी मोस्ट जिंदगी हार्मलेस निकल वे, गई हनीमैन साहब बिल्कुल की। सर। जो 50 मिलीसीमेल स्पेशली है सर ना, बहुत हाँ, ही मोस्ट जब हार्मलेस 50 वे है ये, मिलीसीमल इसका आया, समझ लीजिए जब बहुत 50 हार्मलेस है। जब 50 मिलीसीमल आया साहब, तब उनका सेकंड एफोरिज्म साकार बिल्कुल हुआ। बिल्कुल सेकंड एफोरिज्म बिल्कुल सर। प्योर रैपिड मिला, जेंटल मिला और परमानेंट मिला सर। परमानेंट मिला, बिल्कुल फुटनोट नंबर 155 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेना अपने आप। बार बार हम जी उसको याद करते हैं कि परमानेंट आखिर होता क्या है जी। होल एक्सटेंट में डिजीज को समाप्त करना मोस्ट हार्मलेस वे। साकार हुआ 50 मिलीसीमल से, यानी कि हायर डायनेमाइजेशन से। तो आप बिल्कुल सही जी कह जी रहे हैं कि 50 मिलीसीमल जो है वो सेफ है हर तरफ से, सेफ एंड श्योर, बिल्कुल। सेफ एंड श्योर है। तो यही रुकेंगे इन शब्दों के साथ। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। राम राम सर, राम राम। राम राम बॉस। राम राम बॉस। राम राम बेटा।